दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 3 जो है परमाणु एवं अणु। इस अध्याय में आप जानेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम कौन से होते हैं, परमाणु क्या होता है, परमाणुओं का आकार कितना बड़ा होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अणु क्या होता है, तत्व और यौगिकों के अणु क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, आयन किसे कहते हैं, रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, सरल यौगिकों के सूत्र और आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना क्या है, और अंत में आप जानेंगे इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक जो थे वो पदार्थ या द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य रूपों से हमेशा चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद जो थे उन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। और एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कात्यायन जो थे उन्होंने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटिस और ल्यूपिसस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। और ये सभी सुझाव जो थे वो दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से ये पता करने का प्रयास किया कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। दोस्तों वैज्ञानिक आंतवा एल लेवाइजिए यानी एल लेवाइजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। उसमें पहला था रासायनिक संयोजन के नियम। आइए सबसे पहले जानते हैं रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। दोस्तों लवाजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के बाद रासायनिक संयोजन के दो नियम प्रतिपादित किए। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें यह माना जाता है कि जब रासायनिक परिवर्तन या कोई रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। देखिए यहाँ पर कुछ रसायन आपको लेना है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। जब X और Y की सूची में इस किसी एक युगल रसायनों को अलग अलग विलयन तैयार करिए और युगल विलयन में Y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और X के विलयन को एक छोटी परखनली में लीजिए। छोटी परखनली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुंह पर एक कार्क जो है लगा दीजिए इस चित्र की तरह। फिर अंतरयुक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं कि X और Y के विलयन एक दूसरे से मिल जाएं और इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होती है और फ्लास्क के मुंह पर कार्क क्यों लगाते हैं और इनमें क्या परिवर्तन हुआ। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। यानी कि जो द्रव्यमान रहता है किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप वो एक बराबर रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम था। लेवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों
से मिलकर बना होता है और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात जो है स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इसे किसी ने भी बनाया हो। जैसे एक यौगिक है जल, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है सदैव 1 और 8 के अनुपात में होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि आप अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात देखेंगे तो वो सदैव 14 और 3 के अनुपात में होता है, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। तो इन उदाहरणों से ये स्थिर अनुपात नियम की व्याख्या होती है और इससे ये पता चलता है कि निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम रासायनिक परिवर्तनों में होता है। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में देखिए जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन एक महत्वपूर्ण रसायन वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1766 में इंग्लैंड में एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की और 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है स्थिर अनुपात का नियम है। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार दिया, जिसे उस समय तक दार्शनिक माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु या एटम का नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। दोस्तों, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण कुछ भी हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिनको कि परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना इस प्रकार से हम शॉर्ट में कर सकते हैं कि डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, और दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। तो दोस्तों, डाल्टन के परमाणु नियम जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं शुरुआती रसायन विज्ञान को समझने के लिए। आइए इसके बाद जानते हैं परमाणु क्या होता है। दोस्तों, आपने किसी इमारत की दीवार बनते देखी होगी। इन दीवारों में एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या होती है? किसी बाम्बी या एंटहिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? ये रेत का एक छोटा सा कण होता है। जैसे कि देखा जाए किसी इमारत की छोटी इकाई ईंट होती है। परमाणुओं का आकार कितना बड़ा होता है, यानी वो कितने बड़े होते हैं? दोस्तों, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिनकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उनसे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर यानी स्मॉल n और m में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है और 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। नैनोमीटर बहुत ही छोटी इकाई होती है किसी चीज़ का आकार नापने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर त्रिज्या और उदाहरण जैसे आप देखेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁹ जल का अणु, 10⁻⁻8 हीमोग्लोबिन अणु, 10⁻⁻4 रेत के कण, 10⁻⁻2
चींटी और 10⁻⁻⁻1 ये तरबूज जो है इनका सापेक्ष आकार आप इस तरह से अनुमानित कर सकते हैं। दोस्तों परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। हम इसके बारे में क्यों सोचें, लेकिन हम इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा संसार या विश्व परमाणुओं से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख सकें फिर भी यहाँ विद्यमान है और हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। जब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों को सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए एक सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाया गया है। ये एक आवर्धित प्रतिबिंब है जिसको आप देख सकते हैं, अन्यथा इसे आँखों से या सामान्य आँखों से देख पाना संभव नहीं है। दोस्तों विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? तो इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को कुछ अंग्रेजी के आधुनिक प्रतीकों के रूप में वर्णित किया गया है ताकि उनको आसानी से समझा जा सके और उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया था तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर संकेत करता था, यानी यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। और एक रसायन शास्त्री हैं बर्जीलियस, इन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यहाँ पर डाल्टन द्वारा जो सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। उसी प्रकार फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कापर, सीसा यानी लेड और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और पारा। तो देखिए किस तरह से डाल्टन ने शुरुआती जो है उन्होंने प्रयास किया था तत्वों को प्रतीकों के रूप में दिखाने का। दोस्तों प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां पर वो पाए गए थे। जैसे कापर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ पीला होता है। और आजकल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। ये एक संस्था है और अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक का पहला अक्षर सदैव बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक कैपिटल H है, एल्यूमिनियम का प्रतीक A कैपिटल A और स्मॉल l है, न कि दोनों कैपिटल लेटर। कोबाल्ट का प्रतीक C कैपिटल और O स्मॉल है, CO नहीं है। तो इस तरह से जो तत्वों का नाम है, परमाणुओं का नाम है, इस तरह से लिखा जाता है। दोस्तों कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। जैसे क्लोरीन का Cl, जिंक का Zn होता है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। जैसे लोहा या आयरन का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na है, पोटेशियम का प्रतीक K है जो क्रमशः नाइट्रियम और केलियम से उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है और इसके द्वारा हम तत्वों के परमाणुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से कुछ तत्वों को रासायनिक प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीकों को दिया गया है। जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम Ca, कार्बन का C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कापर Cu, फ्लोरीन F और स्वर्ण या गोल्ड को Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियान का Ne, उसी तरह नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी का प्रतीक Ag, सोडियम का प्रतीक Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn है। अब तक जितने भी ज्ञात तत्व हैं उनका प्रतीक चिन्ह, एक यूनिक प्रतीक चिन्ह बना दिया गया है। दोस्तों जब आप तत्वों का अध्ययन करेंगे तो देखिए इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है और काफ़ी हद तक आप इन प्रतीकों को जान जाएंगे आप सामान्य प्रयोग के द्वारा।
आइए जानते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। दोस्तों, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट कल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है और डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग और उनसे जो यौगिक निर्मित हुए उनके द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। यहाँ पर हम एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेंगे, जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रयोग के तौर पे ये निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। जैसे कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को एक और ऑक्सीजन परमाणु को 1.33 म्यू में निर्दिष्ट करेंगे। दोस्तों, पहले परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखा जाता है, लेकिन आजकल जो IUPAC के नवीनतम अनुमोदन है, इसको U यानी यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। दोस्तों, लेकिन द्रव्यमान की इकाई को पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है और आगे चलकर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोध कर रहे थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया था। ऐसा इसलिए था कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है, और दूसरा ये कि इस परमाणु द्रव्यमान की इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। फिर भी 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की इकाई कार्बन 12 समस्थानिक को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेचता है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूज इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है और पता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU में बेचता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से, देखिए किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 होता है, अगर जो हम परमाणु द्रव्यमान कुछ तत्वों का निकालें तो। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? दोस्तों, अधिकांश तत्वों के परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो अणु क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जो उस यौगिकों के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, और एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्वों के अणु क्या होते हैं? तो किसी तत्व के अणु जो है एक प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहा जाता है।
यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो हमें ओजोन गैस प्राप्त होती है। और किसी भी अणु की जो संरचना होती है उसमें प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहा जाता है। दोस्तों, धातु अणुओं और कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कार्बन के अणुओं को सरल संरचना नहीं होती है, लेकिन उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में। देखिए, अधातुओं में आर्गन जो है एक परमाणुक होता है, हीलियम एक परमाणुक, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है और इसी तरह क्लोरीन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस चतुर्परमाणुक है और सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक होता है। धातुओं में अगर जो हम सोडियम को देखें तो सोडियम एक परमाणुक है, आयरन एक परमाणुक, एल्यूमिनियम एक परमाणुक और कॉपर भी एक परमाणुक धातु है। यौगिकों के अणुओं की बात करें तो दोस्तों, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ यौगिकों के अणुओं के बारे में। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु और इनका द्रव्यमान अनुपात हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 जो है द्रव्यमान अनुपात होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन के 3 द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 होता है। तो इस प्रकार से कुछ तत्वों और यौगिकों के अणुओं को आप जान सकते हैं। दोस्तों, आयन क्या होता है आपको जानना जरूरी है। धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आप जानते हैं H+ या Cl- ये जो है आयनिक परमाणु होते हैं। दोस्तों, इन पर ऋण अथवा धनावेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन यानी एनियन और धनावेशित कण को कैसन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को, इसमें धनात्मक जो है वो सोडियम आयन होता है और क्लोरीन जो है ऋणायन होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आयनिक यौगिक हैं। कैल्शियम में कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन, इनका द्रव्यमान अनुपात 5:2 का होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर 3 और 4 का अनुपात होता है। और सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड का द्रव्यमान अनुपात 23 और 35.5 का होता है। रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है कि उस यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं और हम तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं अगर जो हमको ज्ञात हैं तो उनका रासायनिक सूत्र लिखा जा सकता है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, यानी किसी दूसरे तत्व से बंध बनाने की क्षमता। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक बनाते हैं, इनको जानने के लिए हम संयोजकता का उपयोग करते हैं। और किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, एक चार्ट के द्वारा कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाणुविक आयन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर। सोडियम जो है Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+ और कॉपर जो है Cu+ होता है। आधात्विक में देखिए, हाइड्रोजन H+, हाइड्राइड H-, क्लोराइड Cl- और ब्रोमाइड का Br-, आयोडीन का I- होता है। और बहुपारमाणविक आयन में अगर जो हम देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ यानी धनायन, हाइड्रोक्साइड OH-,
नाइट्रेट NO3 माइनस आयन होता है। तो ये कुछ सामान्य सरल और बहुपरमाण्विक आयन थे। दोस्तों, मानव की 2 भुजाएं, ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ जुड़ जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O और मानव को H से निरूपित करिए। आप इस संयोजन के लिए जो सूत्र लिखेंगे उसमें आप OH4 के सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे। 4 2 जो है वो ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी 8 भुजाओं वाला एक ऑक्टोपस 4 आदमियों को पकड़ सकता है। दोस्तों, संयोजकता के बारे में हम आगे और भी जानेंगे और सूत्र लिखते समय हमको उसका पालन करना चाहिए। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, और जब एक यौगिक किसी धातु और अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड में Ca पहले और ऑक्साइड का O बाद में होता है। सोडियम क्लोराइड में NaCl होता है। आयरन सल्फाइड का सूत्र FeS होता है। दोस्तों, बहुपरमाण्विक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को पहले कोष्ठक में रखा जाता है, उसके बाद अनुपात को दर्शाने वाली संख्या लिखते हैं, और यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सरल यौगिकों के सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, और उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको लिखना हो तो देखिए, इस तत्व का प्रतीक H है, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl होता है। हाइड्रोजन की जो संयोजकता है 1 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा HCl। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र आपको देखना हो तो H और S हाइड्रोजन और सल्फर के प्रतीक हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 2 और सल्फर की 1 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। इसी प्रकार जब आप बहुपरमाण्विक आयनों वाले यौगिकों का सूत्र लिखते हैं तो देखिए, सोडियम नाइट्रेट के सूत्र के लिए NaNO3, देखिए जब Na की संयोजकता -1 और NO3 का +1 होता है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो NaNO3 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र लिखते समय कैल्शियम और OH जो होता है, देखिए कैल्शियम पे -1 आयन होता है और हाइड्रॉक्साइड OH पे -2 आयन, तो CaOH का ट्वाइस हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र। लेकिन कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र CaOH का ट्वाइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो ये दिखाता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े हैं, और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार जब आप सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे तो ये Na2CO3 हो जाएगा। यहाँ पर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र जब यहाँ पर देखेंगे तो NH4 का ट्वाइस और SO4 आपका हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा आप जान चुके हैं। इसमें जब आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप जब इसकी गणना करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। इसलिए जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन होगा, उसका जो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 16 यानी 18।
तो इस प्रकार से आप साधारण आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है? तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। और सूत्र द्रव्यमान उसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है जिस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान गणना करते हैं। और इसमें केवल अंतर इतना होता है कि यहाँ हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, इसका इकाई सूत्र जो है वो 1 × 23U + 1 × 35 + 5U यानी 58.5U हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। दोस्तों, कार्बन परमाणुओं का 1 मोल कितने के बराबर होता है? देखिए, ये कार्बन परमाणुओं का 1 मोल जो है वो 6.22 × 10⁻23 कार्बन अणु के परमाणु और ये 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु का 1 अणु, इसका भी जो है 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु। ये क्या है? ये मोल, अवोगाद्रो संख्या और द्रव्यमान के बीच का संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अणुओं की संख्या वो जो है सभी तत्वों में समान है और किसी भी कण का परमाणु अणु अथवा आयन का 1 मोल जो होता है वो 6.022 × 10⁻23 और उस कण की संख्या के बराबर होता है। और किसी कण का जो सापेक्ष द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है? उन कणों के सापेक्ष द्रव्यमान के बराबर होता है। अणुओं का 1 मोल कितने के बराबर होता है? तो 1 मोल जो है दोस्तों ये 6.022 × 10⁻23 अणुओं की संख्या के बराबर और आणविक द्रव्यमान ग्राम में इसको निरूपित किया जाता है। मोल संकल्पना क्या है? दोस्तों, रसायन विज्ञान में मोल संकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं तो इससे जल निर्मित होता है, जैसे 2H2 + O2 2H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं और हाइड्रोजन अणु के 4 U जो हैं ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट के साथ संयोग करके 36 यूनिट जल अणु निर्मित करते हैं। दोस्तों, इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा को उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, लेकिन एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा अणुओं और परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। एक इकाई मोल जो है वो क्या होता है? तो दोस्तों, किसी स्पीसीज यानी परमाणु, अणु या आयन अथवा कण के 1 मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है उसे मोल कहा जाता है। और किसी पदार्थ के 1 मोल में कण यानी परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है। इसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। ये मान प्रायोगिक विधि से ज्ञात हुआ है और आप इसको याद कर लीजिए। इसको अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसको NO से निरूपित किया जाता है और ये नाम इटालवी वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाद्रो के नाम में सम्मान में रखा गया है। 1 मोल किसी पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 ये संख्या में होता है, जैसे कि 1 दर्जन 12 और 1 ग्रूस 144 के बराबर होता है। दोस्तों, मोल एक संख्या से संबंधित है, लेकिन दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वो ये है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के 1 मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है और किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान जो कि ग्राम में निरूपित किया जाए उसके बराबर होता है। और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई प्रदान करता है। और किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान जिसको कि मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हम उसे संख्यात्मक मान में लेना पड़ेगा, लेकिन इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। जैसे परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 U होता है, इसलिए हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। 1 U हाइड्रोजन में केवल 1
हाइड्रोजन परमाणु होता है और 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं, यानी कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। दोस्तों, किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसको इसकी तरह लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन हमें इस इकाई को U से G में परिवर्तित करना पड़ेगा। रसायनज्ञों की अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए परमाणु और अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसलिए रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल होती है। सन 1986 में विल्हम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रतिपादित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है ढेर, यानी हीप और पाइल। किसी पदार्थ के परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं और अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का एक सरलतम उपाय है। जैसे निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 52 ग्राम हीलियम यानी द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 52 ग्राम हीलियम में जो है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4U होता है। हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। इसलिए मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m/M। तो 52/4 यानी 13 मोल द्रव्यमान हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से अन्य गणनाओं को आप परिकलित कर सकते हैं। तो इस अध्याय के अध्ययन का सारांश, यानी आपने क्या सीखा, उसके बारे में आइए जान लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता और उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, ये तो धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं और आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 है और अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 एक आवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या होती है। मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। और अंत में पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 9वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें ढेर सारी जो हैं बेसिक संकल्पनाएं या बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए थे अणु और परमाणुओं के बारे में। तो आप इससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। और यहीं से एक प्रकार से देखा जाए तो सामान्य या जो जनरल केमिस्ट्री है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।